हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कबीरा क्लासेस पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर एक हमारा संविधान सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको जो उसके जो संविधान के जो भाग हैं और उसके जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जिसमें अभी तक हमने आपको उसकी प्रस्तावना और जो भाग 1, भाग 2 और जो भाग 3 में जो पहला मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समता का अधिकार उसके बारे में बता चुके हैं। और उसी क्रम में आज हम आपको अनुच्छेद 19, 20, 21, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, जो संविधान के जो पुराने 2 भाग जब वो हम करवा चुके हैं उन्हें भी ज़रूर देखें दोस्तों। जो व्यवस्थित क्रम में हम बता रहे हैं सभी। और अगर आप व्यवस्थित क्रम में देखेंगे तो आपको एक एक करके ज़रूर समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनकी व्यवस्था जो चैप्टर वाइज की गई है ज़रूर समझ में आएंगे दोस्तों। और चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें दोस्तों और शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं जो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वह जो स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 है, सर्वप्रथम उसमें जो अनुच्छेद का खंड 1, अनुच्छेद 19 का जो खंड 1 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मूल संविधान में जो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 19 का खंड 1 है उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो उसकी एक संपत्ति से संबंधित स्वतंत्रता थी और संपत्ति से संबंधित जो मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे उसको, और इसके साथ जो संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के खंड 1 में थी उसको संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में आपको अनुच्छेद 19 का जो खंड 1 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने को मिलेंगी दोस्तों। और अनुच्छेद 19(1)(a) है जो दोस्तों, तो उसमें आपको विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है दोस्तों। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब जिस देश में भी विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर या उसको प्रतिबंधित करने की कोशिश की जाती है तो वह देश हम देखें कि राजनीतिक रूप से पिछड़ा होता है, जहाँ नागरिक अपने लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकते या कोई अपने लिए राजनीतिक लामबंदी नहीं कर सकते दोस्तों। तो देखते हैं कि वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी देश में बहुत ही ज़रूरी है और व्यक्ति के जो राजनीतिक और सामाजिक और विकास होता है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम देखें कि जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 का खंड 1 है तो अनुच्छेद 19(1)(a) में जो विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो देखें दोस्तों कि अमेरिका के संविधान की तरह भारत में भी प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में उल्लेखित है दोस्तों। और इसके अंतर्गत अन्य निम्न विशेषताएं भी उल्लेखित है दोस्तों, जो समय समय पर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वह बताता रहा है कि जो विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या प्रेस की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, वह अनुच्छेद 19(1)(a) में ही सम्मिलित है। और जिसमें हम देखते हैं कि अपने विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, विज्ञापन की स्वतंत्रता, फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, किसी राजनीतिक संघ द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सूचना का अधिकार RTI दोस्तों, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सूचना का अधिकार जो 2005 में हमारे उसमें लाया गया था और जब हमको सूचना का अधिकार दिया। शांति का अधिकार दोस्तों, प्रदर्शन व विरोध का अधिकार दोस्तों इसमें सम्मिलित है। और प्रदर्शन व विरोध का अधिकार दोस्तों एक सीमित अधिकार है, जिसमें आपको हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया है कुछ मामलों में, लेकिन आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन व विरोध का अधिकार जो है वो आपको मिलता है इसमें, तो जो कि एक मौलिक अधिकार है दोस्तों। और 19(1)(b) है, वह आपको शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार देता है दोस्तों। यहाँ निरायुध का मतलब है कि आप कोई भी शांतिपूर्वक या जिसमें हिंसा नहीं हो ऐसा कोई भी आप सम्मेलन या सभा या बैठकें कर सकते हैं दोस्तों, बशर्ते कि वह किसी भी कानून का उल्लंघन ना करे और जिससे किसी को क्षति ना पहुंचे। तो इस प्रकार से आपको शांतिपूर्वक व अहिंसात्मक सम्मेलन का अधिकार आपको दिया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। और प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह संगोष्ठी, सम्मेलन, आंदोलन व बहिष्कार कर सकता है। और दोस्तों इसमें भी एक ये है कि आप मतलब अनन्य रूप से ये अधिकार नहीं है और यहाँ भी कुछ युक्त पूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, या जो आपके पूर्वक जो विरोध किया जा रहा है या जो सभाएं की जा रही हैं, जो बैठकें आयोजित की जा रही हैं, उनसे क्षेत्र विशेष की किसी या किसी राज्य की शांति व्यवस्था भंग ना हो, लोक व्यवस्था भंग ना हो, तो इस आधार पर इसको प्रतिबंधित किया जाता है।
और दोस्तों ये देखा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि धारा 144 के अंतर्गत जिस क्षेत्र में भी आप बैठ कर रहे हैं और उस क्षेत्र के न्यायाधीश को अधिकार है कि वह किसी भी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। अर्थात उस क्षेत्र विशेष में अगर वहाँ के न्यायाधीश को यह ज्ञात हो जाता है कि होने वाली बैठक से वहाँ क्षेत्र विशेष की शांति भंग हो सकती है या फिर लोक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है, तो फिर ये आपको उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है दोस्तों। और धारा 121 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर संवैधानिक हो सकता है दोस्तों। अगर ऐसा संगठन जो किसी क्षेत्र की शांति को अगर भंग करता है तो वह उस राज्य आपके संगठन को असंवैधानिक घोषित कर सकता है दोस्तों। 19(1)(c) है, उसमें आपको संघ या संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है और किसी व्यक्ति को अधिकार है कि वह संघ, दबाव समूह, राजनीतिक दल आदि बना सकता है दोस्तों। ये भी अनन्य अधिकार नहीं है और इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आपके द्वारा बनाया गया जो संघ है या संगठन है या जो दल है, अगर ऐसा दल आप बनाते हैं जिससे किसी भी शांति, किसी क्षेत्र विशेष की शांति अगर भंग होती है तो आप पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं दोस्तों। तो उसी क्रम में 19(1)(d) है, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में आपको सर्वत्र आबाद घूमने फिरने का अधिकार दिया गया है दोस्तों। अर्थात निर्बाध आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में दोस्तों। इस पर भी कुछ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता की दृष्टि से कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कुछ संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जिन पर जाने से पहले आपको या तो परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है सरकार से, या फिर सरकार द्वारा वहाँ पर कुछ लोगों का जाने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से यह अधिकार भी अनन्य अधिकार नहीं है और इस पर भी राज्य द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं दोस्तों। जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ और क्षेत्र होते हैं जो मतलब ऐसे संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जो आम जनता के लिए खुले हुए नहीं होते, तो इस प्रकार से इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है दोस्तों। 19(1)(e) है, वह भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में संचरण, निवास करने और बस जाने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें भारत के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने का अधिकार है, किंतु कुछ क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय लोगों की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है दोस्तों। वैसे तो आपको भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अगर आप भारत के नागरिक हैं तो कहीं पे भी आपको वहाँ पे जहाँ पर आप रहना चाहते हैं वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में राज्य द्वारा उस राज्य द्वारा कुछ वहाँ के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकताएं दी जाती हैं, जिसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में आपको वहाँ पे बसने से रोका जा सकता है कि आप जैसे वहाँ पे संपत्ति आप वो नहीं कर सकते या फिर वहाँ पे आप अपना घर ऐसा नहीं ले सकते। तो कुछ क्षेत्रों में जो जैसे जनजातीय दृष्टि से जो देश उनको अपनी संस्कृति खोने का डर रहता है, तो इस प्रकार से इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कुछ क्षेत्र विशेष में आपको वहाँ पे बसने से रोका जा सकता है दोस्तों। उसी क्रम में हम देखें कि 19(1)(f) है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यापार का अधिकार है। आप किसी भी क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में भारत का कोई भी नागरिक व्यापार कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। भारत के किसी भी नागरिक को भारत किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार है, किंतु कुछ क्षेत्र जैसे पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्र में वहाँ के स्थानीय लोगों की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए यह प्रावधान किया गया दोस्तों। यही बात हम देखें कि इसमें भी युक्तियुक्तपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं कि कुछ क्षेत्र विशेष के लोगों का संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे आपको कुछ ही क्षेत्रों में या कुछ अपवाद स्वरूप कहें हम तो वहाँ पे आपको आपकी थोड़ी जो व्यापार करने का जो अधिकार है वहाँ पे आपको रोका जाता है। क्षेत्र जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जो जनजातीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों। अनुच्छेद 19 के बाद हम अनुच्छेद 20 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 20 बहुत भी महत्वपूर्ण अधिकार है दोस्तों। इसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या नागरिक यदि अपराध के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे कुछ संरक्षण प्राप्त है दोस्तों। अनुच्छेद 20 अपराधियों के मूल अधिकारों को संरक्षित करता है, जैसे कार्योत्तर कानून, पोस्ट फैक्ट लॉ। इसमें दिया गया है दोस्तों कि किसी व्यक्ति नागरिक को उस विधि के तहत दंड दिया जाएगा जो उसके द्वारा किए गए अपराध के समय प्रभावित है। अर्थात दोस्तों इसमें देखें तो जिस व्यक्ति ने अगर अपराध जिस समय किया है तो उस समय जो विधि लागू होगी उसी विधि के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने कोई अपराध पहले किया और उसके बाद विधि बनाकर उसको दंडित किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। जिस समय अपराध के समय जो विधि लागू होगी उसी विधि के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा और किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता दोस्तों। अर्थात यदि व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसके एक बार ही उस अपराध के लिए दंड दिया जा सकता है, दूसरी बार नहीं दिया जा सकता। और किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। बलपूर्वक आप किसी भी व्यक्ति को उसी के अपराध के लिए
गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यह अधिकार आपको हमारे संविधान द्वारा दिया गया है उस अपराधी को। और अनुच्छेद 21 देखें दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात जीवन का अधिकार है दोस्तों। इसमें आपको देखें तो अनुच्छेद 19 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत निम्न स्वतंत्रताओं को व्याख्यायित किया गया है दोस्तों। समय समय पर जो हमारे उच्च न्यायालय है उसके द्वारा बहुत सी जो अवधारणाएँ थी उसमें जीवन के अधिकार में उसको जुड़ा हुआ बताया गया है। जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पूर्ण पर्यावरण, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, विद्युत का अधिकार दोस्तों इसमें सम्मिलित है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी एक जीवन के अधिकार के रूप में देखा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। अर्थात राज्य द्वारा आपके जीवन में अगर कोई जीवन में बाधा आती है तो उसको दूर किया जाएगा, या आपके गरिमापूर्ण जीवन में जो आपकी रुकावटें हैं उनको दूर किया जाएगा। अर्थात जीवन का अधिकार है और इसमें आपको गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है दोस्तों। तो ये जीवन का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 21। और देखें दोस्तों कि विभिन्न न्यायिक व्याख्याएं भी दी हुई हैं इधर। जैसे हम देखें कि 1950 के गोपालन मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई व्याख्या की गई जिसमें कई अवधारणाओं को जीवन के अधिकार के साथ देखा गया है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सम्मिलित है जीवन के अधिकार में ही दोस्तों। तो ये हमारे कुछ वाद हैं, आप देख लीजिए इसमें। और उसके बाद अनुच्छेद 21A है दोस्तों, जो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A। और यह शिक्षा संबंधी अधिकार है जिसमें घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये दोस्तों यह प्रावधान केवल स्कूली शिक्षा तक है और उच्च शिक्षा इसमें सम्मिलित नहीं है। और इसके अंतर्गत शिक्षा संबंधी एक अधिकार भी मूल अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद 22 है, वह निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करता है। हिरासत है दो प्रकार की होती है दोस्तों। देखें तो हम एक दंड विषयक होती है जिसमें आप सजा याफ्ता जो होता है, जिसको सज़ा हो चुकी है, वह दंड विषयक होता है। इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को दंड मिलता है जिससे अपना अधिकार स्वीकार कर लिया, जिसने अपना अपराध है दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, इसमें अपराध स्वीकार कर लिया है या अदालत में उसे दोषी साबित किया जा चुका है। और दोस्तों एक निवारक संबंधी जो है होती है हिरासत होती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के दोषी ठहराया जा सकता है। इसका उद्देश्य उसके पीछे अपराध पर दंडित ना कर भविष्य में ऐसे अपराध करने से रोकना है, जैसे शक के आधार पर गिरफ्तारी दोस्तों। तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दोस्तों। और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। और अगर पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और फिर आपसे एक मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ जिसमें हम आपको शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23-24 उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।